हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स क्लास 10th साइंस का हमने सिलेबस आपके साथ शेयर किया हुआ था और कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स था कि सर इसका नोट्स भी प्रोवाइड किया जाए और इसे भी पढ़ाया जाए। तो आप लोगों के स्पेशल कहने पे मैं आपको यहाँ पे हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। आज मैं आपका विज्ञान का फर्स्ट लेसन यहाँ पे लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि न्यू सिलेबस जो 2024 के लिए जारी किया गया है बोर्ड एग्जाम के लिए, उस सिलेबस के अनुसार होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। प्रत्येक चीज को मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला टॉपिक है भौतिक परिवर्तन। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन होता क्या है? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, आकार, घनत्व इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे यह जो परिवर्तन होता है स्टूडेंट, भौतिक परिवर्तन, यह अस्थायी परिवर्तन होता है। मतलब किसी चीज में अस्थायी रूप से, जैसे उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, उसका रंग चेंज हो जाए, आकार चेंज हो जाए या उसका घनत्व चेंज हो जाए, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं। जैसे लोहे की छड़ को गर्म करना। अब जैसे मान ले लोहा जो है, ठीक है, अब जब उसको हम गर्म करेंगे तो उसका जो रंग होगा वह क्या होगा? चेंज हो जाएगा। उसका रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है। जल से बर्फ का बनना। जब जल है तो वह किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। ठीक है। और जब बर्फ बन जाएगा तो वह ठोस अवस्था में हो जाएगा, यानी उसकी अवस्था जो है बदल जाएगी। बल्ब का जलना। ठीक है। अब बल्ब जल रहा है, जैसे स्विच ऑन किए बल्ब जल गया और वह कारण जब हटा देंगे यानी ऑफ कर देंगे तो बल्ब बुझ जाएगा। मोम का पिघलना, यानी मोम जब जला दिए पिघल कर और वो फिर वह वैसे ही बच जाएगा। यानी भौतिक अवस्था में क्या होता है कि जो पदार्थ होता है वह अस्थायी रूप से परिवर्तित होता है। ठीक है। यानी उसका अवस्था, रंग इस टाइप से बदल जाता है और फिर उस कारण को अगर हटा दे जिसकी वजह से वह बदला है तो वह पुनः जो है अपनी पुनर्वस्था में वापस हो जाता है। तो इसको हम लोग, इस परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन के गुण कौन कौन से होते हैं। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी टेम्परेरी चेंज होता है भौतिक परिवर्तन। और क्या इसमें होता है? इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, यानी केवल उसकी अवस्था बदलती है, नया पदार्थ नहीं बनता। इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों का मतलब कि उसकी अवस्था में, रंग में, आकार में, घनत्व में इत्यादि में परिवर्तन होता है। एक बात और कि जो भौतिक परिवर्तन होता है, अभिक्रिया से पहले जो पदार्थ रहता है, जितना उसका द्रव्यमान रहता है, अभिक्रिया के बाद भी उसका द्रव्यमान समान रहता है। ठीक है। अब देखिए, हम लोग जानेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अब रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? देखिए, दोनों में अंतर क्या होता है। इसमें बोला हुआ है कि वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी इसमें जो है नया पदार्थ बनता है और अगर हम चाहें कि पुनः जो है जिस पदार्थ से हम बनाए हैं नया पदार्थ, वह पदार्थ बन जाए तो नहीं बन पाएगा। तो इस परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे भोजन का पचना। ठीक है। लोहे में जंग लगना। अब अगर लोहा में जंग लग गया है, पूरी तरह अगर लोहा नष्ट हो गया है, हम चाहें फिर वह लोहा बन जाए तो नहीं बन सकता है। बीज का अंकुरण। अगर बीज जो है अंकुरित हो गया है, पुनः हम उससे चाहें कि तुरंत बीज तैयार हो जाए तो नहीं हो सकता है। तो मतलब इसमें जो है एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और पुनः फिर उससे जो है पुराना पदार्थ वापस नहीं बन सकता। तो इस परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन के गुण देख लेते हैं। क्या इसके गुण होते हैं? तो सबसे पहले यह एक अस्थायी परिवर्तन है। यह जो परिवर्तन है एक अस्थायी है, परमानेंट चेंज है यह। इसमें नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, यानी जिस पदार्थ, जो नया पदार्थ है
उसका जो गुण होगा, जो नए पदार्थ का जो गुण होगा वह मूल पदार्थ से भिन्न होता है। यानी जिस पदार्थ को चेंज करके हम दूसरा पदार्थ बनाते हैं उसका गुण धर्म पहले वाले पदार्थ से पूरी तरह अलग होता है। और क्या इसमें होता है, इसमें पदार्थों के रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जो नया पदार्थ बनता है वह पूरी तरह पहले पदार्थ से क्या होता है, भिन्न होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह सभी टॉपिक दोनों टॉपिक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी जो पदार्थ किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उत्पाद क्या होता है, अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाता है। यानी अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग लिए, हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, तो यह दोनों पदार्थ क्या कहे जाएंगे, अभिकारक कहे जाएंगे। अभिक्रिया के बाद क्या बना, जल बना, यानी H2O बना, तो यह उत्पाद कहा जाएगा। तो वही डिफिनीशन आपकी हुई कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है आइए इसको समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अथवा अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जब मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ZnO यानी जिंक ऑक्साइड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो वह जिंक सल्फेट बनाता है और जल बनाता है। ZnO जिंक ऑक्साइड कहते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसको जिंक सल्फेट कहेंगे और इसको जल कहेंगे। ठीक है, तो यानी जब यह दो पदार्थ हैं और यह दोनों आपस में जब अभिक्रिया किए या आपस में मिले तो वह एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे यह जो ZnSO4 है यानी जिंक सल्फेट एक नया पदार्थ हो गया और जल एक नया पदार्थ हो गया, तो इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कुछ चीजें हम लोग यूज करते हैं, कुछ टर्म यूज करते हैं। यह तो यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन उसमें रासायनिक अभिक्रिया में कुछ टर्म यूज करते हैं जो हर जगह लेसन में आता है, जिसको जानना आपको जरूरी है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टर्म हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए ठोस जिसे हम लोग इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं और अभिक्रिया में जब यस लिखा होता है तो उसका मतलब सॉलिड होता है। द्रव यानी इसे हम लोग इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं और अभिक्रिया में जब यल लिखा होता है तो उसका मतलब लिक्विड होता है। गैस यानी गैस इसे हम लोग जी से प्रदर्शित करते हैं, यानी अभिक्रिया में जब जी लिखा हुआ है तो उसे हम लोग गैस कहते हैं। जलीय विलयन, ठीक है, अभिक्रिया में जब जलीय विलयन होता है जिसे इंग्लिश में हम लोग एक्वस कहते हैं, ठीक है, और अभिक्रिया में जब AQ लिखा हुआ है तो आपको यह समझना है कि वह जलीय विलयन है। देखिए यहाँ पे उदाहरण भी हमने लिया हुआ है। उदाहरण क्या है, CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि यह सॉलिड फॉर्म में है यानी ठोस है तो यस लगाया हुआ है। H2O यहाँ पे जल है जो कि जल लिक्विड है तो यल लगाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बना, CaOH का ट्वाइस, ठीक है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यह एक एक्वस है, एक जलीय विलयन है, तो यहाँ पे AQ लगाया हुआ है। ठीक है, अगर इस टाइप से कहीं पे है तो आपको ऐसे समझ लेना है। आगे देखिए इसमें अब ताप, जब ताप आपको दिखाए तो ताप के लिए अभिक्रिया में किसका प्रयोग करते हैं, ताप या उष्मा, तो यह डेल्टा, जो कि मैथ में आप इसे त्रिभुज कहते होंगे, ट्रायंगल, यानी साइंस में इसे क्या कहते हैं, डेल्टा। तो जब डेल्टा का चिन्ह इस टाइप से लगाया हुआ है तो आपको समझना है कि उससे ताप दिया जा रहा है, उष्मा दिया जा रहा है। यानी यहाँ पे अभिक्रिया क्या हुई, 2Cu+O2 और यह गर्म किया जा रहा है तो 2CuO बन रहा है। ठीक है, यानी यह कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए जब उष्मा का उत्सर्जन होता है यानी अभिक्रिया में कहीं पे आप देखेंगे कि ऐसे तीर ऊपर की तरफ दिखाया जाएगा, यानी जब ऊपर की तरफ तीर दिखाया जाएगा तो आपको यह समझना है कि वहां पे उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। जब भी तीर आपको ऐसे ऊपर की तरफ दिखाया जाए तो आपको यह समझना है कि वहां पे उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, 2Na + 2H2O, यानी यह सोडियम है और यह जल है। जब यह अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, देखिए यहाँ पे तीर ऊपर की तरफ है यानी हाइड्रोजन का जो है क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का उत्सर्जन हो रहा है यानी हाइड्रोजन निकल रहा है, इसका उत्सर्जन हो रहा है। अब अगर यही तीर नीचे की तरफ हो तो वह अवक्षेप यानी अघुलनशील पदार्थ बच रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, अवक्षेप का मतलब कि जो जिस पे तीर नीचे की तरफ है तो उसके वह जो है पूरी तरह घुला नहीं है, उसका कुछ ना कुछ भाग जो है बचा हुआ है, अवक्षेप बचा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड है प्लस AgNO3 जिसे सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, यह दोनों अभिक्रिया किए तो AgCl बना और NaNO3 बना, यानी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट बना, सोडियम नाइट्रेट बना। तो अब यहाँ पे AgCl देखिए, यहाँ पे तीर क्या है? नीचे की तरफ है। इसका मतलब यह है कि AgCl का अवक्षेप उस अभिक्रिया में बच रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इन सभी बातों को आप समझ गए होंगे। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक आपका रासायनिक समीकरण है। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया है और अभिक्रिया में जो है अभिकारक और उत्पाद की जगह हम लोग उनके रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं, जैसे नाम न लिखकर उनके रासायनिक सूत्र से उसे प्रदर्शित करें तो उसे जो है हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण समझते हैं। जैसे क्या है कि जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और जल बनाता है। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए यह जिंक ऑक्साइड है ZnO और H2SO4 यह सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह जो है इस टाइप से शब्दों में न लिखकर इसे रासायनिक सूत्रों द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है और बीच में अलग अलग चिन्ह लगाए गए हैं। जब इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं, यानी बीच में प्लस का चिन्ह लगाया गया, यहाँ पे एरो का चिन्ह लगाया गया। तो इस प्रकार से अगर अभिकारक और उत्पाद की जगह जो है हम लोग रासायनिक सूत्र का प्रयोग करें और इस सिंबल का प्रयोग करें तो उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप पूरी अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कैसे रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी क्या होता है कि एक ऐसा रासायनिक समीकरण, दोनों पक्षों का मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, देखिए लेफ्ट साइड, तीर के लेफ्ट साइड और तीर के राइट साइड, दोनों पक्षों में अगर सभी परमाणुओं की संख्या बराबर है तो उसे हम कहेंगे कि वह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, यानी उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब संतुलित करने की विधि क्या होती है उसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे संतुलित करने के लिए हमने एक उदाहरण लिया हुआ है। उदाहरण आप देख रहे होंगे MnO2 + HCl और यहाँ पे क्या हुआ है MnCl2 + Cl2 + H2O। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इस टाइप से बनाना है। तत्व लिख लेंगे, अभिकारक लिख लेंगे, एक उत्पाद। और अब यहाँ पे देख रहे हैं तत्व कौन कौन से हैं। एक तो Mn है मैग्नीज, एक है ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन, यानी 4 अलग अलग यहाँ पे तत्व भाग ले रहे हैं। 4 अलग अलग पदार्थ यहाँ पे भाग ले रहे हैं। अब अभिकारक में उनकी संख्या देखते हैं। तो यहाँ पे Mn की संख्या देखिए क्या है, अगर Mn की संख्या की बात करें तो यहाँ पे Mn जो है 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे Mn की संख्या 1। ठीक है, अब देखिए
ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑक्सीजन के स्थान पे 2। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन है 1। ठीक है, फिर देखिए क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन है आपका 1। अब उत्पाद में इसकी संख्या को हम लोग देखेंगे कि उत्पाद में इसकी संख्या कितनी है। तो उत्पाद में देखिए मैग्नीज कितना है 1, तो यहां पे लिख देंगे 1। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन भी 1 है, तो यहां पे 1 लिख देंगे। फिर हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 4 है। अब 1 बाई 1 एक एक को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यह तो बैलेंस है, मैग्नीज क्या है, बैलेंस है। सबसे पहले इसको हम लोग एक बार पुनः यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद इसको बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं फिर से, यहाँ पे MnO2 प्लस HCl एरो, यहाँ पे क्या हुआ MnCl2 और प्लस Cl2 और प्लस H2O। अब यहाँ पे इसके पहले ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे, सभी में क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे। तो ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं सभी में। अब देखिए ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे Mn दोनों में समान है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं करेंगे अभी। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 परमाणु हैं, यहाँ पे 1 परमाणु है, यानी इस 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। देखिए जब एक को बैलेंस करेंगे तो हो सकता है दूसरे में कुछ प्रॉब्लम आए, तो फिर हम लोग उसको भी ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इस 1 में हम 2 का गुणा कर दें तो यह क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, यानी यह क्या हो गया, 2 इधर भी 2 इधर भी। तो अब जिस 2 का गुणा किए हैं, किस में किए हैं, उत्पाद में, तो उत्पाद की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। देखिए यहाँ पे उत्पाद ऑक्सीजन अब कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस यहाँ पे देखिए बीच में हम नहीं कुछ रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे 2 रखे तो ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस, लेकिन क्या हुआ, अब हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है, यानी अभिकारक में 1 है, उत्पाद में अब कितना हो गया, उत्पाद में 4 हो गया। देख लीजिए 2 दूनी 4 हो गया, जो यहाँ पे होता है और नीचे होता है उसका गुणा हो जाता है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन को यह उत्पाद में तो 4 हो गया, अब अभिकर्मक में भी 4 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ 4 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 4 का 1 में गुणा तो 4। ठीक है, यहाँ पे तो यह देखिए 2 का 2 में गुणा हुआ, तो यह भी क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे जब 4 का गुणा किए, यानी हमें जो है हाइड्रोजन में 4 का गुणा करना है, यानी इसके पहले जो है हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 4। अब देखिए हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, यहाँ पे देखिए 4 4 और 4 बराबर हो गया। अब क्लोरीन 1 है और यहाँ पे 4 है, तो अब देखते हैं क्लोरीन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे जो बाहर लिखा होता है वो दोनों का होता है, हाइड्रोजन का भी है, क्लोरीन का भी है, तो 4 क्लोरीन इधर भी हो गया और 2 यहाँ 4 क्लोरीन इधर भी हो गए। तो इस प्रकार सभी जो है यहाँ पे बैलेंस हो गए। अब इस रिएक्शन को हमें एक्चुअल में सही से लिखना होगा, हम इस टाइप से नहीं से लिख सकते, तो इसे क्या लिखेंगे यार, अब इसको नीचे हम लोग व्यवस्थित करके लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अब यह हो जाएगा आपका MnO2 प्लस, अब यह बॉक्स हटा देंगे, जो ब्रैकेट लगा हुआ है वो हटा देंगे, यह हो गया 4HCl। ठीक है, फिर क्या हुआ, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। ठीक है, तो यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे मैग्नीज इधर एक, इधर भी एक मैग्नीज।
ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। देखिए जो यहाँ लिखा हुआ है वो दोनों का होता है, अगर नीचे कुछ है तो इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 होगा। फिर क्लोरीन यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो यह क्लोरीन भी 4 होगा और हाइड्रोजन भी 4 होगा, तो यहाँ पे क्लोरीन 4। अब यहाँ पे देखते हैं 2 क्लोरीन यहाँ, 2 क्लोरीन यहाँ, यानी 4 परमाणु इसके भी हो गए। तो इस प्रकार यह जो है एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो इस टाइप से आप किसी भी समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यह था पूरा आपका हाफ पार्ट इस चैप्टर का। बाकी का जो टॉपिक बचा हुआ है वो अगले पार्ट में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को तैयार करने के लिए मैंने आपको पूरा हैंड रिटेन नोट्स बहुत मेहनत से तैयार किया है। तो अगर लग रहा होगा कि मैंने आपके लिए मेहनत किया है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और देखने के बाद इस वीडियो को कम से कम अपने किसी एक फ्रेंड तक जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।